नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सात फेरों का बंधन। दोस्तों, आज से हम एक नई कहानी का प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है आप सब मेरी पुरानी कहानियों की तरह इस कहानी को भी अपना प्यार देंगे। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बेटा, अब आप कन्या की मांग भरिए, पंडित जी ने राहुल से कहा। तो राहुल ने थाली में से चांदी का सिक्का उठा करके उससे सिंदूर ले करके रागिनी की मांग भरने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, रागिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राहुल ने रागिनी की मांग सिंदूर से भर दी। सिंदूर भरते ही हाल में बैठे सभी लोग ताली बजाने लगे। पंडित जी ने मंगल सूत्र देते हुए राहुल से कहा, बेटा अब आप कन्या को मंगल सूत्र पहनाइए। राहुल ने मंगल सूत्र उठा करके रागिनी को पहना दिया। अब आप दोनों अब फेरे के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी ने उनसे पुनः कहा। पर शायद राहुल और रागिनी दोनों ही अपनी दुनिया में खोए थे। पंडित जी की आवाज शायद उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ी। रागिनी की माँ सीमा जी ने रागिनी से कहा, उठो बेटा, पंडित जी फेरे के लिए खड़े होने को कह रहे हैं। रागिनी जी कह करके फेरे के लिए खड़ी होती हैं। राहुल को उसकी बहन नीति कहती है, भाई फेरे के लिए उठिए। राहुल भी फेरे के लिए खड़ा हो जाता है। राहुल और रागिनी दोनों फेरे लेते हैं। जैसे जैसे फेरे पूरे होते हैं, रागिनी के दिल की धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं और वहीं राहुल के दिमाग में भी बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। दो ऐसे लोग, इनके बीच में इतनी ज्यादा नफरत हो कैसे? वह दोनों जीवन भर का यह सफर कैसे पूरा करेंगे? शायद यही बात उन दोनों के दिमाग में चल रही। अब आप दोनों के फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों पति पत्नी हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद आप दोनों ले लीजिए, पंडित जी ने दोनों वर और वधू से कहा। राहुल और रागिनी दोनों ने मंडप में बने गौरी गणेश के पैर छुए। उसके बाद पंडित जी के पैर छुए। उसके बाद राहुल अपने पिता के पास गया और दोनों ने उनके पैर छुए। राहुल के पिता विश्वजीत ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद राहुल और रागिनी दोनों लोग रागिनी के पिता विजय जी के पास गए और जैसे ही उनके पास उनके पैर छूने के लिए झुके, विजय जी ने इशारे से उन्हें उठने के लिए कहा। विजय जी ने अपनी कांपती हुई आवाज में धीरे धीरे कहा, दोनों लोग सदा खुश रहो मेरे बच्चों। राहुल, आज मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। तुमने मेरी बात का मान रख लिया बेटे। मैं जानता हूँ तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और तुम्हारी हाँ ने ही शायद मुझे कुछ सांसें और दे दी हैं। रागिनी, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, पर फिर भी मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, पुराना सब कुछ भूल करके राहुल के साथ एक नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करो। राहुल बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। पिता की यह बात सुन करके रागिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। जी पापा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। रागिनी के मुंह से बस इतने ही शब्द निकले थे। रागिनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत लाडली बेटी थी। शायद इसी वजह से वो इस विवाह से वह इनकार ना कर सकी और उसने अपने पापा की बात का मान रख लिया। इसके बाद राहुल और रागिनी ने सीमा जी से आशीर्वाद लिया। सीमा जी तो राहुल के आगे अपना सर झुका करके बोली, बेटा तुमने मेरे सुहाग को बचाया है। तुम्हारा यह एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। राहुल ने उनके जुड़े हुए हाथ को नीचे किया और बोला, ऐसा मत कहिए आंटी, अंकल जी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उनकी बात मेरे लिए आदेश है। तभी सीमा जी ने कहा, बेटा हम तुम्हारे अंकल आंटी नहीं हैं, अब हम दोनों तुम्हारे माँ पापा हैं। माँ पापा कह सकते हो हमें। राहुल ने जी का जवाब दिया। सीमा उसके बाद राहुल से बोली, बेटा अभी कोहबर की कुछ रस्में हैं, उसके बाद विदाई होगी। यह कह करके उसने अपनी बहू प्रीति से कहा। प्रीति दोनों को अंदर
ले जाओ और कोहबर की सारी रस्में करो। राहुल और रागिनी दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां पर प्रीति उनसे कुछ पूजा करवाती है और उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। प्रीति एक परात में पड़े हुए रंगीन पानी में अंगूठी डालते हुए कहती है, अब आप दोनों इसमें से अंगूठी निकालिए, जो पहले निकालेगा उसी की पूरी जिंदगी चलने वाली है। राहुल के मन में यह विचार आता है, पूरी जिंदगी किसकी चलेगी या तो किसी को नहीं पता है, शायद मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। इधर रागिनी सोचती है किसकी चलेगी या तो पता नहीं है, पर एक ऐसे लड़के का साथ मेरी जिंदगी में लिख दिया गया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन आज तुमने मेरे पापा की जान बचा करके मुझ पर एक एहसान कर दिया है। दोनों अपनी ही सोच में डूबे होते हैं कि उनसे प्रीति पुनः कहती है, कहाँ खो गए, ढूंढिए आप दोनों। दोनों लोग परात में हाथ डालते हैं लेकिन कोई भी अंगूठी ढूंढने की कोशिश नहीं करता। प्रीति दोनों के हालत को समझ रही होती है तो उनसे कहती है, देखिए जो कुछ भी हुआ है उसको भूल करके एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कीजिए, यह सिर्फ एक रस्म है, प्लीज। रागिनी हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाती है तो राहुल भी अपना हाथ परात में डाल देता है, पर दोनों ही अंगूठी ढूंढने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। प्रीति उन दोनों से दोबारा अंगूठी ढूंढने के लिए कहती है तो रागिनी आखिर अंगूठी निकाल ही लेती है। प्रीति मजाक में राहुल से कहती है, भैया अब तो रागिनी की ही चलने वाली है। राहुल धीरे से कहता है, मेरी वैसे भी कौन चलनी है, क्योंकि रागिनी तो वही करेगी जो इनके दिल में होगा, उसने कब कहाँ किसी की सुनी है। प्रीति इस बात को नहीं सुनती है लेकिन रागिनी इस बात को सुन लेती है। प्रीति दोनों को लेकर के बाहर आती है और अपनी सासू माँ यानी सीमा जी से कहती है, माँ कोहबर की सारी रस्में हो गई हैं, अब आप विदाई कर सकती हैं। सीमा रागिनी को समझाती हैं, बेटा जो हुआ है उसको भूल जाना चाहिए, हमें खुशी है कि आज आपने अपने पापा की बात का मान रखा और राहुल से शादी के लिए हाँ कह दी। अब आप एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हैं। राहुल के साथ आपके जो भी रिश्ते थे उसे भूल करके अब एक नए रिश्ते की शुरुआत कीजिए। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं। रागिनी ने सर हिला करके हाँ में जवाब दिया। रागिनी अपने पापा से मिली तो उन्होंने भी उसको एक नई जिंदगी शुरू करने को कहा। रागिनी अपने मम्मी पापा से मिलने के बाद अपने भाई भाभी से मिली और उसके बाद वह एक नए घर में नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस घर से विदा हो रही थी। रागिनी अपने घर से विदा होकर के राहुल के साथ अपने नए घर में प्रवेश करने के लिए द्वार पर खड़ी थी। राहुल की बुआ ने राहुल की चाची शिखा से कहा, शिखा नई दुल्हन द्वार पर खड़ी है और तुमने अभी तक गृह प्रवेश की तैयारी नहीं करी। शिखा आरती की थाल लाते हुए, बस दीदी आ गई, यह कह करके वह राहुल को और रागिनी को टीका करती है और उन दोनों के कुछ मीठा खिला करके उनकी आरती उतारती है। आओ बेटा अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा करके घर के अंदर प्रवेश करो, शिखा ने रागिनी से कहा। रागिनी ने कलश को गिरा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए मन में इस विचार को लिए, कोशिश करूंगी भोलेनाथ इस जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की। जानती हूँ बहुत कठिन है मेरे लिए, पर फिर भी कोशिश करूंगी। दोनों जैसे ही घर के अंदर आते हैं, राहुल कहता है, हो गई सारी रस्म कि अभी भी कोई बाकी है। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा दोनों लोग भगवान से आशीर्वाद ले लो, उसके बाद आराम करो। यह कहते हुए शिखा दोनों को घर में बने हुए बहुत ही खूबसूरत से मंदिर में ले गई और वहां दोनों से उसने कहा, यहाँ पर भगवान से अपनी नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद ले लो। रागिनी भगवान के सामने माथा टेकते हुए, हे ईश्वर, इस लड़के को मैंने बचपन से दोस्त माना था, पर मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मेरे लिए यह सिर्फ एक दोस्त था, उसको मैं कभी जीवन साथी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और फिर भी किस्मत ने मुझे उसी के पल्ले बांध दिया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए आप
आपसे क्या आशीर्वाद मांगूं। मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि जो उसने किया है वह सब नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा की जान बचाई है उसने उसने मेरे घर की इज्जत बचाई है। मैं जानती हूँ वह बहुत अच्छा इंसान है। शायद मैंने जो उसका अपमान किया था वह उस बात को भूल करके मेरे साथ नए रिश्ते को ईमानदारी से निभा सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की, और भगवान आप इस काम में मेरा पूरा साथ देना। वहीं राहुल आंखें बंद करके भगवान से कहता है, हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। इस लड़की से मैंने बचपन से ही बहुत प्यार किया था, लेकिन उसको पाने का ख्वाब कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह जिस नेचर की लड़की है, वह इस लड़की ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मैं उससे नफरत के सिवा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं इस शादी को निभाऊंगा सिर्फ दोनों परिवार वालों के लिए और उनके सामने, लेकिन यह लड़की मेरे दिल में कभी नहीं बस सकती, कभी नहीं बस सकती। नफरत करता हूँ, मैं बहुत नफरत करता हूँ उससे, सिर्फ और सिर्फ दोनों परिवारों की इज्जत के लिए। कमरे के बाहर यह मेरी पत्नी होगी, मुझे माफ कर देना भगवान, पर मैं इस रिश्ते को दिल से निभा नहीं सकता। अब तुम दोनों लोग थोड़ी देर आराम कर लो। नीति रागनी को उसके कमरे तक छोड़ दो, राहुल की चाची शिखा ने कहा। नीति रागनी को राहुल के कमरे में लेकर के गई। वैसे तो रागनी बहुत बार इस कमरे में आ चुकी थी, पर एक दुल्हन बन करके पहली बार इस कमरे में आ रही थी। यह शादी अचानक से हो गई थी, इसलिए घर में कोई सजावट नहीं थी। राहुल और उसका परिवार तो रागनी की शादी में शामिल होने गया था, और उसे क्या पता था रागनी खुद इस घर में दुल्हन बन करके आ जाएगी। रागनी वहीं कमरे में खिड़की से बाहर अपना घर देखने लगती है, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। रागनी और राहुल दोनों का परिवार आमने सामने रहता था, और दोनों ही परिवारों में बहुत घनिष्ठ मित्रता भी है। एक पल में कितना कुछ बदल गया था। रागनी खड़ी अभी यही सब सोच ही रही थी कि नीति ने कहा, भाभी आपका सामान आ गया है, आप कपड़े बदल लीजिए। उसकी यह बात सुन करके रागनी नीति को देखने लगती है। एक पल में कितना कुछ बदल गया था। जो नीति उसको रागनी दीदी कहा करती थी, आज वह भाभी कह रही है। एक पल में सारे रिश्ते बदल गए थे। रागनी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला तो नीति वहां से चली गई। रागनी को आज राहुल का कमरा कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जिस कमरे में वह पूरे हक के साथ आकर के राहुल को कभी कभी परेशान कर देती थी, आज उसी कमरे को अपना कमरा कहने में कुछ अजीब सा लग रहा था। अभी वह अपने ख्यालों में गुम थी कि उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। राहुल कमरे में आ गया था। रागनी ने राहुल की ओर एक नजर डालते हुए अपनी अलमारी खोली, उसमें से अपना लोअर और टी शर्ट निकाल करके अपने बेड के पास बढ़ा तो रागनी के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। राहुल ने वहीं बेड के पास खड़ा अपना चार्जर उठाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। राहुल के जाने के बाद रागनी ने एक लंबी गहरी सांस लेकर के पलंग पर बैठ गई। रागनी की जिंदगी इन 2 दिनों में इतनी बदल गई थी कि वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वह वहीं पलंग में तकिया के सहारे बैठी थी तो उसकी आंख लग गई। राहुल वहीं नीति के कमरे में जा करके उसके पलंग पर लेट गया तो नीति ने उससे पूछा, भैया क्या हुआ, आप यहाँ? राहुल, क्यों, अब मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता क्या? वैसे नीति, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में 1 घंटे सो सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना रागनी। यह कहते हुए वह चुप हो गया। नीति, भैया यह कमरा उतना ही आपका भी है जितना कि मेरा है। आप यहाँ जब चाहें आ सकते हैं। भैया अब आप सो जाइए, वैसे भी मुझे बाहर थोड़ा काम है। और हाँ, आपसे एक बात कहनी थी, जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इसलिए जो फैसला आपने लिया है और जो कुछ भी हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, पर अब जो हो गया है उस पर अफसोस न करिएगा। रागनी दीदी, मेरा मतलब है कि रागनी भाभी दिल की बुरी नहीं है। हम जानते हैं कि उन्होंने आपका बहुत अपमान किया था, पर एक बार उस अपमान को भूल करके तो देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिएगा इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की। राहुल ने नीति के सर पर हाथ रखते हुए
हुए कहा, मेरी बहन बहुत समझदार हो गई है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि रागिनी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने उसके पापा से वादा किया है कि उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। और अब मैं सोने जा रहा हूँ, शाम को चाय जब लाना तभी जगाना। राहुल यह कह करके पलंग पर लेट गया और नीति कमरा के दरवाजे बंद करके बाहर चली गई। राहुल अपने कमरे में लेटा वह दिन याद करने लगता है जब उसकी माँ अस्पताल में थी और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था उनको कैंसर था। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और राहुल के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय रागिनी के पापा विजय जी ने न सिर्फ केवल ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे बल्कि पूरे समय उसका साथ भी दिया था। उसके पापा का हौसला बढ़ाया और राहुल का भी हौसला बढ़ाया था। हालांकि उसे ऑपरेशन के बाद भी उसकी माँ बच नहीं पाई थी। राहुल बिल्कुल टूट गया था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, शायद इसलिए वह अपने आप को विजय जी का कर्जदार मानता था। इसलिए जब उन्होंने रागिनी से शादी के लिए कहा तो वह इनकार ना कर पाया, यह जानते हुए भी कि रागिनी उसके बारे में क्या सोच रखती है और रागिनी ने उसका कितना अपमान भी किया था। यही सब सोचते सोचते राहुल सो गया था। शाम ढल चुकी थी। शिखा ने नीति से कहा, नीति बेटा ऊपर जा करके रागिनी और राहुल को जगा दो, वह दोनों चाय के लिए नीचे आ जाएं। नीति जी कहा, जी चाची, कह करके रागिनी कमरे में चली जाती है और देखती है। नीति जैसे ही कमरा खोलती है तो उसे रागिनी कहीं नजर नहीं आती है। वह बार बार आवाज देती है, भाभी भाभी। कोई आवाज ना आने पर वह वॉशरूम में देखती है, तब भी उसे रागिनी दिखाई नहीं पड़ती। परेशान होकर के वह अपनी चाची शिखा के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची रागिनी भाभी कमरे में नहीं है। शिखा आश्चर्य से उसे देखते हुए, कमरे में नहीं है मतलब? अरे कहाँ जाएंगी, वहीं कहीं होंगी, देखो तुम्हारे कमरे में तो नहीं गई हैं। नीति अपने सर पर हाथ मारते हुए, अरे हाँ चाची, मैं वहां भी देख लेती हूँ। यह कह करके नीति वापस अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर पहले रागिनी की आंख खुलती है। रागिनी मन में, बहुत सर दर्द हो रहा है, क्या करूं, अभी किचन में जा नहीं सकती। ओह माँ क्या करूं, एक काम करती हूँ, नीति से कहती हूँ एक कप चाय पिला दे तो शायद आराम मिल जाए। रागिनी यही सब सोचते हुए नीति के कमरे में जाती है और दरवाजा खोलती है कि उसकी नजर सामने सो रहे राहुल पर पड़ती है। रागिनी राहुल को एकटक देखने लगती है क्योंकि आज तक उसके देखने का नजरिया सिर्फ एक दोस्त का होता है जिससे वह बाद में गलत समझने लगती है, पर आज राहुल उसका पति होता है। रागिनी राहुल को वहीं देखते देखते मन में सोचने लगती है, कितना मासूम है या चेहरे पर कितना भोलापन है। लग ही नहीं रहा है कि इसके दिमाग में इतना गुस्सा भरा होगा। तभी नीति कमरे में आती है तो रागिनी नीति को देख करके एकदम से हड़बड़ा जाती है। नीति, अरे भाभी आप यहाँ, मैंने आपको कितना ढूंढा। अच्छा आप भैया से। रागिनी बात काटते हुए, नीति वह मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था तो मैं यहाँ तुमसे एक कप चाय, वह अभी मैं किचन। नीति, भाभी मैं आपको चाय के लिए ही जगाने आई थी। चाची ने कहा था आप सबको चाय पीने के लिए नीचे बुला लें। ऐसा करिए, आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप आराम करिए, मैं आपकी चाय लेकर के नीचे आती हूँ। नीति की बात सुन करके रागिनी एक नज़र राहुल पर डालते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी राहुल अचानक से आंख खोलता है और राहुल नीति से कहता है, नीति वहां दराज में एक सर दर्द की गोली पड़ी है, रागिनी को चाय के साथ वह गोली भी दे देना। नीति आश्चर्य से, भैया आप जाग रहे हैं? राहुल, मेरी छोड़ो, मैं नीचे आ रहा हूं, तुम चाय और दवा रागिनी को दे देना। नीति, जी भैया, क्या चल नीति जी भैया कह करके चली जाती है और राहुल बैठे बैठे सोचने लगता है, कितना प्यार करता था तुमको रागिनी, बचपन से ही तुम्हें इतना चाहता था, क्या तुमसे प्यार करना गलत था? माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो साफ साफ मना कर देती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। सबके मन की अपनी अपनी फीलिंग होती है, जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करें वह भी हमसे प्यार करे। लेकिन उस दिन तुमने मना करने के बजाय मुझे एक थप्पड़ मारते हुए जो बातें कही उससे मेरे गाल पर नहीं, उससे मेरे दिल पर चोट लगी थी। तुमने वह थप्पड़ मेरे दिल पर मारा था, मैं कभी नहीं भूल सकता तुम्हारे वह शब्द और किस्मत। देखो भगवान ने तुम्हें मेरे साथ ऐसे गठबंधन में बांध दिया
गया जहां तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी मुझे बितानी पड़ेगी, जहां तुम मेरे साथ हो करके भी नहीं हो। नफरत करता हूं तुमसे, मैं नफरत करता हूं, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तभी नीति की आवाज आती है, भैया चाय ले लीजिए आकर के। नीति की आवाज सुन करके राहुल का ध्यान भंग होता है और वह नीचे चाय पीने चला जाता है। और बरखुरदार कैसे हो? देखो तुम मेरे भतीजे ही नहीं मेरे दोस्त भी हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी चाहत मिल गई, तुम्हारा प्यार मिल गया। पुराना जो कुछ भी हुआ उसे भूल करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करो, आरंभ करो, राहुल के चाचा संजय ने कहा। राहुल जिन्हें सिर्फ अपना चाचा ही नहीं अपना दोस्त भी मानता था, राहुल ने जी चाचा कह करके चाय लेते हुए नीति के पास चला गया। नीति अपनी भाभी मतलब रागनी को चाय और दवा दे दी। नीति, जी भैया, मैंने उनको चाय और दवा दोनों ही दे दी है। आप एक बार जा करके भाभी से पूछ लीजिए कि उनका दर्द कैसा है। राहुल, तुमने दवा दे दी है तो ठीक ही हो जाएगा। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यह कहते हुए राहुल ने अपना कप नीति को पकड़ाया और चला गया। रागिनी को चाय पीने और दवा लेने से थोड़ा आराम मिल गया था। वह खिड़की के पास खड़े होकर के अपना घर देखने लगी। तभी उसके मोबाइल बजने लगा। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया तो देखा उसकी माँ का फोन था। फोन उठा करके, रागिनी, हेलो माँ। रागिनी, सीमा जी, बेटा कैसी हो आप, सब सही तो है? रागिनी, जी माँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तो नीति ने दवा दी है और चाय भी बना करके दी है तो कुछ आराम मिल गया है। पापा कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक है ना? सीमा, हाँ रागिनी, पापा ठीक है। और राहुल से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? वह तो तुमसे सही से बात तो कर रहा है ना? मेरा मतलब है कि कहीं वह पिछली बात को लेकर के। रागिनी बात काटते हुए, हाँ माँ, वह मुझसे सही से बोल रहे हैं और वह बहुत खुश भी हैं। माफ करना माँ, पर आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। समय की यही मांग है कि मैं आपको सच नहीं बताऊं। सीमा मन में, जानती हूँ बेटा तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, माँ हूँ तुम्हारी, 1 मिनट में तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, पर मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सच नहीं कहा और इस रिश्ते का मान रखा। रागिनी बेटा, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में तुम्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी। राहुल बहुत समझदार लड़का है। रागिनी ने कहा, जी माँ। सीमा, जानती हो बेटा, तुम्हारे लिए राहुल शुरू से ही पापा की पहली पसंद था, पर तुम्हारी जिद के आगे हमने तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के लड़के से कराने का निश्चय किया, पर देखा क्या हासिल हुआ। अगर राहुल वक्त पर साथ नहीं देता तो कितनी बदनामी होती, सोचा है तुमने? राहुल की वजह से ही आज तुम्हारे पापा जिंदा हैं और इस घर की इज्जत भी। इसलिए तुम इस रिश्ते को दिल से निभाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? रागिनी ने कहा, जी माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा माँ, अब फोन रखती हूँ। शाम ढल चुकी थी, रात का आगमन हो चुका था। रागिनी पलंग पर बैठी अपना मोबाइल देख रही थी, तभी कमरे में शिखा आई। शिखा को देखते ही रागिनी खड़ी हो गई। रागिनी, जी चाची। शिखा ने कहा, रागिनी तुम मेरे लिए पहली वाली ही रागिनी हो। तुमको तो शुरू से ही अपनी बेटी माना था, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई हूँ, खाना खा लो बेटा। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। अब आपकी शादी हो गई है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस परिवार के प्रति और राहुल के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। कल सुबह आपको जल्दी उठना है, मंदिर में आरती करनी है, उसके बाद रसोई में आपको कुछ बनाना है। उसके बाद कल आपकी पग फेरे की रस्म भी है। परसों आपका छोटा सा रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल होंगे। अब आप खाना खा लीजिए, कोई जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। यह कह करके शिखा जाने लगी तो रागिनी ने उठ करके शिखा का हाथ पकड़ते हुए उनके गले लग गई। चाची मुझे माफ कर दीजिए। शिखा रागिनी के बालों को सहलाते हुए, क्या हुआ बेटा? चाची, आप तो मुझे हमेशा से बहुत प्यार करती हैं, पर राहुल की इंसल्ट करते करते मैंने आपको भी बहुत कुछ कह दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। शिखा बेटा, उस दिन की तुम्हारी नादानियां तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको माफ कर देते हैं। चाची, आप तो शुरू से ही मेरी सहेली की तरह रही हैं। चाची, क्या राहुल मुझे माफ कर देंगे? शिखा बेटा, वक्त जो हर जख्म को भर देता है, राहुल के गाल पर जो चांटा दिया उस दिन
केवल एक चांटा ही नहीं मारा था, उसके दिल पर भी चांटा मारा था। जानती हो कि वह तुम्हें इतनी जल्दी से माफ नहीं कर पाएगा, फिर भी बस एक सलाह देना चाहती हूँ कि उसे इतना प्यार करो कि उसकी नफरत प्यार में बदल जाए। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? रागिनी ने कहा, जी चाची। राहुल ने खाना खा लिया? शिखा, वो खाना खा लेगा, तुम परेशान मत हो, तुम खा लो। और देखो, आज तुम्हारी राहुल के साथ पहली रात है, कोशिश करना अपने रिश्ते सुधारने की, ठीक है ना? और हाँ, खाना खा करके तुम थोड़ी देर नीति के कमरे में चली जाना, मुझे यहाँ थोड़ी सफाई करवानी है। यह कह करके शिखा चली जाती है। रागिनी, पूरी कोशिश करूंगी अपने पापा का सर कभी नहीं नीचे होने दूंगी। जिससे मेरे परिवार की इज्जत बचाई है, उसके परिवार में कभी आंच नहीं आने दूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी कि राहुल के दिल में अपनी जगह बना सकूं। थोड़ी देर बाद नीति रागिनी को उसके कमरे में छोड़ देती है। रागिनी जैसे ही कमरा देखती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। पूरा कमरा गुलाब और बेला के फूलों से सजा हुआ था। बेड पर फूलों से एक हार्ट बना हुआ था, जिस पर रागिनी और राहुल लिखा हुआ था। यह सब देख करके रागिनी के दिल में हलचल सी मच जाती है। इधर राहुल खाना खा करके नीति से कहता है, नीति, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? तो शिखा आकर के राहुल से कहती है, राहुल बेटा, जानती हूं कि रागिनी के लिए तुम्हारे दिल में बहुत नफरत है, पर बेटा वह जैसा भी है, अब वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा इस तरह दूसरे कमरे में सोना भाई साहब को और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुमने सारे समाज के सामने उसका हाथ थामा है ना, तो इस रिश्ते को निभाओ, अपने कमरे में ही जा करके सो। राहुल ने कहा, जी चाची। रात में खाना खा करके रागिनी अपने कमरे में टहलने लगती है कि तभी उसे लगता है कि कमरे में कोई आ रहा है। वह जा करके काउच पर लेट जाती है। कमरे का दरवाजा खुलता है तो रागिनी धीरे से देखती है, राहुल होता है। रागिनी चुपचाप सोने का अभिनय करने लगती है। राहुल दरवाजा बंद करता है और पूरे सजे हुए कमरे पर उसकी नजर जाती है। गुलाब और बेला से कमरा महक रहा होता है। वह बेड पर देखता है जहां फूलों से बने हुए दिल में हार्ट में राहुल और रागिनी लिखा होता है। राहुल कमरे में फूलों की सजावट देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि कभी उसने रागिनी के साथ सपना देखा था कि राहुल और रागिनी की सुहाग रात है। राहुल कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि रागिनी सिमटी हुई, सकुचाई हुई सी एक लंबा सा घूंघट डाले पलंग पर बैठी हुई है। राहुल उसके पास जाता है तो रागिनी अपने आप में और सिमट रही होती है। राहुल जैसे ही रागिनी का घूंघट उठाने को होता है, रागिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, मेरी मुंह दिखाई पहले, उसके बाद। राहुल मुस्कुराते हुए, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में अपने आप को गिफ्ट कर दिया है, अब और क्या दूं? मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है। यह सुन करके रागिनी झट से अपना घूंघट ऊपर कर देती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहती है, अच्छा, आपको गिफ्ट ना देना पड़े इसलिए यह बहाना अच्छा है। उसकी यह बात सुन करके राहुल को हंसी आ जाती है और वह एक टक रागिनी को देखने लगता है, जिससे रागिनी भी शर्मा जाती है। राहुल रागिनी का हाथ पकड़ करके उसको सीधा करता है और उसमें एक छोटा सा डिब्बा रखता है, जिसे रागिनी देखती है तो उसमें एक खूबसूरत सी पायल होती है। यह देख करके रागिनी मुस्कुरा देती है। राहुल अपने हाथों से रागिनी को पायल पहनाते हुए कहता है, इस पायल की आवाज जब जब मेरे कानों में पड़ेगी तो मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ जाएंगी और मेरा दिल तुम्हारे पास आने के लिए मचल उठेगा। यह बात सुन करके रागिनी मुस्कुराती है। राहुल रागिनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले करके उसके माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा देता है और बत्ती बंद कर देता है। अंधेरा होते ही राहुल अपने ख्यालों से वापस आता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसका यह सपना सिर्फ एक सपना होता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। आज हकीकत कुछ और होती है, जिससे वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी से आज उसको इतनी नफरत होती है। राहुल रागिनी को देखता है तो उसके दिमाग में बस कुछ बातें आने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? जानते हो क्या हो तुम? नील के बराबर में जो उस पर इल्जाम लगा दिया, वह तुम्हारी तरह गंवार नहीं है। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम नील के नौकर के बराबर ही कर सको, और तुम मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नील अच्छा लड़का नहीं है। प्यार करता है वह मुझसे, बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता है। मुझे उससे शादी करके
ना केवल मैं उसका प्यार पाऊंगी बल्कि मुझे दुनिया भर की दौलत शोहरत भी मिलेगी। और तुम दो कौड़ी के लड़के मुझसे यह कहने चले आए कि वह अच्छा लड़का नहीं है। अरे तुम क्या जानो हाई सोसाइटी क्या चीज होती है। तुम रहोगे गंवार के गंवार ही। पड़ोसी होने के नाते कुछ बातें क्या कर ली। तुम्हारे साथ बचपन में खेल कूद क्या लिया। तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने चले आए। अब तुम यह मुझे समझाओगे कि मैं किससे दोस्ती रखूं किससे दोस्ती ना रखूं। राहुल यह कहने से पहले सोच तो लेते, पहले अपनी हैसियत तो देखी होती फिर कुछ कहते। अचानक से राहुल फिर से होश में आता है। रागिनी की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। जहां खड़े खड़े पहले वह अपने रागिनी के साथ सुहाग रात का सपना और उसके बाद रागिनी की कई बातों को याद आना, इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते उसको यहाँ कितने पल बीत गए। रागिनी जो काउच पर लेटे लेटे सोने का नाटक कर रही थी वह अब सच में सो गई थी। राहुल ने उसे ध्यान से देखा। आज वह उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। राहुल कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोनों पैर मेज पर रख करके रागिनी को एकटक देखने लगा और देखते देखते वह अपने अतीत में जा पहुंचा। राहुल ने जब से होश संभाला था तब से उसने विजय और सीमा का प्यार पाया था। राहुल के घर के सामने विजय जी का घर था। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। विजय और सीमा दोनों ही बचपन से राहुल को बहुत प्यार करते थे। राहुल और उसकी बहन नीति का बचपना रागिनी और उसके बड़े भाई मनीष के साथ खेलते बीता था। बचपन से ही राहुल के दिल में रागिनी बस चुकी थी, पर रागिनी की सोच एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही थी। कॉलेज में आते जाते उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जिससे उसका व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। उन सभी लड़कों का मकसद सिर्फ मौज मस्ती और अयाशी करना था। इसी बीच राहुल की मां को कैंसर हो गया। राहुल के पिता विश्वजीत की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण और इलाज में बहुत अधिक पैसा खर्च होने के कारण वह राहुल की मां का ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं थे। ऐसा समय में विजय जी ने न केवल राहुल की मां का ऑपरेशन का खर्चा उठाया बल्कि तन मन धन तीनों तरीके से एक अच्छे दोस्त के एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाया। राहुल बचपन से ही विजय जी को बहुत मानता था, पर उन्होंने जो उसकी मां के लिए किया वह उसके लिए एक कर्ज हो गया था। उससे राहुल के दिल में विजय जी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। रागिनी जब नील के प्यार में पड़ी तो राहुल को झटका लगा जरूर, पर उसने सोचा ठीक है, सबकी अपनी अपनी चाहत होती है। मैं रागिनी को प्यार करता हूं और रागिनी नील को। लेकिन जब उसे यह पता चला कि नील केवल रागिनी के साथ टाइम पास कर रहा है, वह एक ऐसे अमीर परिवार का लड़का है जिसके लिए बिस्तर पर रोज एक नई लड़की का होना होता है। रागिनी न केवल उसका प्यार थी बल्कि उसकी अच्छी दोस्त है और उसके सबसे अच्छे अंकल की बेटी भी थी। उसने रागिनी को समझाना चाहा, पर रागिनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नील की दौलत शोहरत और उसके झूठे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ था, जिसके कारण वह सच और झूठ समझना ही नहीं चाहती थी। रागिनी ने अपने माता पिता विजय और सीमा जी को भी सच और झूठ के आईने में फंसा करके नील के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। राहुल रागिनी को किसी गलत हाथों में जाते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सोचा कि राहुल रागिनी के कॉलेज गया ताकि वो नील के बारे में कुछ पता कर सके। जैसे ही उसने कॉलेज में एंट्री करी उसके कानों में एक मधुर आवाज पड़ी, अरे राहुल तुम यहाँ कैसे। राहुल ने पलट करके देखा तो उसकी दोस्त नताशा खड़ी थी। राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने नताशा से हाथ मिलाते हुए कहा, अरे तुम यहाँ कैसे। नताशा, मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ तो कुछ बुक्स लेने यहाँ लाइब्रेरी में आई थी। राहुल ने कहा, अरे वाह, वकालत मतलब एडवोकेट नताशा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिल करके, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। नताशा ने कहा, पर यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने भी तो कॉलेज छोड़ दिया था। राहुल, वह यहाँ एक जरूरी काम से आया था। नताशा, पर ऐसा क्या जरूरी काम जो अपने दोस्त से नहीं बता सकते हो। राहुल ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बात दरअसल यह है कि यहाँ कॉलेज के फाइनल ईयर में एक छात्र है नील, उसी के बारे में कुछ पता करना था। नताशा, तुम कहीं उस नील खन्ना के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुरेंद्र खन्ना का बेटा है। राहुल ने कहा, हाँ, पर तुम कैसे जानती हो उसको। नताशा, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसको, एक नंबर का लफंगा है वह।
जितने बड़े बाप का बेटा है वह उतने ही छोटे उसके कर्म हैं। न जाने कितनी लड़कियों को वह बर्बाद कर चुका है। भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करना, और अगर कोई लड़की उसके खिलाफ कोई कदम उठाती है तो अपने अमीर बाप के पैसों से उसका मुंह बंद कर देता है। हर रात बिस्तर पर उसको एक नई लड़की चाहिए। वैसे सुना है अब वह फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। कोई रागनी नाम की लड़की है जिससे वह शादी करने वाला है। राहुल, पर तुम यह सब कैसे जानती हो? नताशा, मैं बहुत अच्छे से यह सब जानती हूँ, क्योंकि उसका शिकार मेरी बहन भी हो चुकी है। तब से पल पल उस पर नजर रख रही हूँ। उसको उसके बुरे कर्मों की सजा देना चाहती हूँ, जिसके कारण मेरी छोटी बहन ने अपनी जान दे दी। राहुल, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। उसके बुरे कर्मों की सजा वह मासूम लड़कियां भुगतें। वैसे कोई सबूत है तुम्हारे पास? कैसे उसको बर्बाद करोगी? नताशा, मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। आखिरी साल है मेरा वकालत का। एक बार बस मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर उसके खिलाफ मैं केस खुद लड़ूंगी। वैसे मेरे पास इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं। इसकी हर एक हरकत पर मेरी नजर रहती है, आजकल भी है। तभी तो तुम्हें बताया कि वह किसी रागनी नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। वैसे तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? राहुल ने कहा, नताशा, जिस रागनी की तुम बात कर रही हो वह मेरे घर के सामने रहती है और मेरे अंकल की बेटी है। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था अपनी माँ के बारे में, किस तरह से अंकल ने मेरी माँ के इलाज के लिए सारा खर्च उठाया था और मेरी हर तरह से मदद करी थी। आज जब उनकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको रोकूं। इसलिए मैं नील खन्ना के विषय में पता कर रहा था। तुम यह बताओ, क्या कोई सबूत है? क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण तुम इस शादी को रोक सकती हो? नताशा, हाँ, मेरे पास उस नील खन्ना के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और मैं अपने सबूतों का प्रयोग रागनी की शादी को रोकने के लिए जरूर करूंगी। यही सब सोचते सोचते राहुल अपने वर्तमान में वापस लौट आया। सोचते सोचते उससे प्यास लगने लगी। उसने रागनी की तरफ एक नजर देखा जो काउच पर आराम से सो रही थी। राहुल ने मन में सोचा, जब मैं शादी रोकने का प्रयास कर रहा था उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी रोकते रोकते वह खुद मेरी दुल्हन बन जाएगी। राहुल कुर्सी से उठा और मेज में रखे जग से अपने गिलास में पानी निकाला और पी लिया और पुनः कुर्सी पर बैठ करके दोबारा अपनी सोच में मगन हो गया। राहुल ने नताशा के साथ मिल करके पूरी तैयारी कर ली थी, मगर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि नील बारात लेकर के नहीं आया। राहुल का मन न होने पर भी वह अपने शिखा चाची और बिनी के कहने पर और कुछ रागनी के पापा विजय जी के एहसानों के कारण वह रागनी की शादी में चला गया था। रागनी के घर पर तैयारी हो चुकी थी। बारात का इंतजार हो रहा था। बारात का शुभ समय निकला जा रहा था। नील ने रागनी से झूठ बोला था कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उससे प्यार करने के कारण उसको अपने माता पिता, अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा था। वह अब अकेले अपने कुछ दोस्तों के साथ बारात लेकर के आएगा। विजय जी भी रागनी की जिद और प्यार के कारण इस बात को मान गए थे, इसलिए उन्होंने नील के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं किया था। बारात का इंतजार हो रहा था। थोड़ी देर बाद रागनी रोते हुए अपने पापा के पास आई और रोते हुए बोली, पापा, मैंने किसी गलत लड़के से प्यार कर लिया। वह अब बारात लेकर के नहीं आएगा। यह कह करके वह रोने लगी। रागनी की बात अचानक से सुन करके विजय जी एकदम से शॉक्ड हो गए। सारे मेहमान और सारे समाज के सामने जब लड़की की बारात आने वाली है और अचानक से बारात ना आए तो इस बात का उन्हें गहरा सदमा लगा और सदमे के कारण अचानक से हार्ट अटैक आ गया। राहुल ने आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया इनको हार्ट अटैक आया है, शायद इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। डॉक्टर ने विजय जी को इंजेक्शन दे दिया और कहा, अब इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव हुआ तो यह उनके जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। सभी लोगों का रो रो करके बुरा हाल था।
रागिनी अपनी माँ से लिपट करके बहुत रो रही थी। मेरे कारण आज मेरे पापा की यह हालत है। राहुल को आज रागिनी पर तरस और गुस्सा दोनों आ रहा था। 1 घंटे बाद जब विजय जी होश में आए तो उनकी नजरें जैसे किसी को खोज रही थी। तभी उनकी खोज किसी के ऊपर जा करके खत्म हुई और उन्होंने इशारे से उसको अपने पास बुलाया। वह कोई और नहीं था बल्कि राहुल था। उन्होंने राहुल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मेरी रागिनी को अपना लो, उसका जीवन बर्बाद होने से बचा लो। पहले तो यह सुन करके राहुल आश्चर्यचकित रह गया। राहुल रागिनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन रागिनी के एक एक शब्द ने उसके दिलों और दिमाग पर प्यार की जगह नफरत का स्थान ले लिया था। रागिनी की नफरत विजय जी के किए हुए एहसान के आगे जीत ना सकी और इसलिए राहुल विजय जी की इस बात को टाल ना सका और रागिनी के नफरत के बावजूद उसने रागिनी से विवाह कर लिया। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वह वर्तमान में वापस लौट आया। राहुल मन में यह सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे अचानक से रागिनी के सामने नील का सच आ गया। यह बात तो अब केवल रागिनी ही बता सकती थी। भोर हो गई थी। राहुल पूरी रात नहीं सोया था। सारी बातों को सोचते सोचते सुबह को उसकी आंख लग गई। उसी समय रागिनी ने अपनी आंखें खोल दी। रागिनी जब जगी तो उसने देखा कि राहुल कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उनके चेहरे को देख करके और उसके चेहरे के भोलेपन को देख करके आज उसे यह एहसास हुआ कि उसने राहुल की कितनी बेइज्जती करी थी। इस बात से राहुल के दिल पर क्या गुजरी होगी। वह जिसने नील खन्ना के पीछे भाग रही थी, उसने तो उसके सच्चे प्यार को कभी समझा ही नहीं। लड़कियां उसके लिए सिर्फ मन बहलाने का साधन मात्र थी। नील तो उसे धोखा दे करके चला गया, जबकि राहुल ने अपने सच्चे दोस्त होने का फर्ज हमेशा निभाया। नील के कारण उसके पापा की जान खतरे पर पड़ गई थी। राहुल ने उसके पापा की जान ही नहीं बल्कि उसके परिवार की भी इज्जत बचाई थी। रागिनी राहुल के पास गई और पलंग से एक तकिया उठाते हुए राहुल के सर के नीचे धीरे से लगाने लगी तो राहुल की नींद खुल गई और वो एकदम से रागिनी को सामने देख करके सकपका करके उठ करके बैठ गया। उसने रागिनी से गुस्से से पूछा, क्या कर रही थी आप? तो रागिनी ने धीरे से कहा, आप सो रहे थे तो मैंने सोचा कि तकिया। राहुल उसके बाद काटते हुए कहा, यह सब नौटंकी मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और यहाँ परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसके कारण तुम मुझसे अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हो। यह कह करके राहुल कुर्सी से उठा और पलंग के एक कोने पर लेट करके सो गया। राहुल की यह बात सुन करके रागिनी की आंखों में नमी आ गई और उसने मन में सोचा, जानती हूँ कि आप हमसे बहुत नफरत करते हैं, मैंने काम ही ऐसा किया है, पर मैं भी वादा करती हूँ कि इस नफरत को अपने प्यार से खत्म कर दूंगी। यह सोचते हुए उसने अपनी अटैची से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने चली गई। रागिनी नहा करके आ करके तैयार होने लगी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रागिनी ने उठ करके दरवाजा खोला तो देखा सामने शिखा चाची खड़ी थी। रागिनी ने शिखा के पैर छुए तो शिखा ने उसके सर पर हाथ रख करके कहा, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बेटा राहुल जग गया है? रागिनी ने धीरे से सर हिला करके कहा, नहीं चाची। शिखा ने कहा, बेटा इस घर में आप दोनों को आज सुबह की पहली आरती करनी है तो आप दोनों जल्दी नीचे आओ, वरना आपके बुआ सास अभी गुस्सा होने लगेंगी। यह कह करके शिखा चली गई और रागिनी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे राहुल को उठाए। हिम्मत करके रागिनी राहुल के पास गई और उसने धीरे से कहा, राहुल राहुल उठिए। राहुल ने अपनी आंखें खोली तो सामने रागिनी को देखा, जिसने लाल चुनरी की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी मांग में लाल भरा हुआ सिंदूर, माथे पर लाल बिंदिया, हाथों में भरी भरी चूड़ियां। राहुल उसकी सुंदरता को देखता रह गया। उसका मन किया कि वह रागिनी को वह अभी अपनी बाहों में भर ले और उस पर अपने प्यार की मोहर लगा दे। तभी रागिनी ने भी देखा कि राहुल उसे एकटक देख रहा है तो उसने शर्मा करके नजरें झुकाते हुए कहा, राहुल नहा लीजिए, हम लोगों को सुबह आरती के लिए चाची बुलाने आई थी। यह बात सुनकर के राहुल एकदम से होश में आया और वह एक झटके से उठा। वह रागिनी को एक नफरत की नजर से देखते हुए वॉशरूम में चला गया। राहुल वॉशरूम में शावर ले रहा था तो उसके सामने रागिनी का चेहरा बार बार आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्यों मैं रागिनी से प्यार करता हूँ, क्यों नहीं मैं उससे नफरत कर पा रहा हूँ। आज उसको देख करके क्यों मैं बहकने वाला था, आखिर क्यों।
नहीं कर सकता मैं उससे प्यार, उसको सिर्फ पैसों से प्यार है। उसने कहा था मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मेरी औकात क्या है। इधर रागिनी राहुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी नीति आई और उसने कहा भाभी आप नीचे चलिए, भैया तैयार होकर के नीचे आ जाएंगे। नीति के ये कहने पर रागिनी नीति के साथ नीचे चली गई। राहुल जब वॉशरूम से निकला तो उसने देखा कि बेड पर उसका कुर्ता पाजामा निकला हुआ रखा था। वह समझ गया कि यह कुर्ता पाजामा उसके लिए रागिनी निकाल करके रख करके गई है। इधर रागिनी जब नीचे आई तो देखा सब वहीं हाल में खड़े थे। सबसे पहले अपने ससुर विश्वजीत के पैर छुए तो वह उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हुए कहे सदा खुश रहो बेटा। विश्वजीत बहुत कम बात करते थे, पर बचपन से ही वह रागिनी को उतना ही प्यार करते थे जितना कि वह राहुल और नीति से करते थे। उसके बाद रागिनी ने अपनी बुआ सास के, फिर अपने चाचा संजय और चाची शिखा के पैर छुए। सभी लोग रागिनी खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। शिखा ने रागिनी को आरती की थाल पकड़ाते हुए कहा आज की आरती आपको करनी है। तभी राहुल की बुआ ने कहा रुको शिखा, अरे राहुल को तो आ जाने दो, दोनों लोग साथ में आरती करेंगे। नीति जा करके देखो तुम्हारे भैया अभी तक क्यों नहीं आए नीचे। नीति जी बुआ कह करके जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगी तभी उसे सामने से राहुल आता हुआ दिख जाता है। राहुल को आते हुए देख करके सबकी नजर उधर ही होती है। रागिनी भी जैसे ही राहुल को देखती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि राहुल ने वह कुर्ता पाजामा नहीं पहना था जो रागिनी ने उसके लिए निकाल करके रख के आई थी। रागिनी यह देख करके मन में सोचती है आप कितनी नफरत करते हैं हमसे, इतनी नफरत कि मेरे निकाले हुए कपड़े भी नहीं पहने आप। हे प्रभु कैसे कटेगी पूरी जिंदगी इनके साथ मेरी, कैसे इनके मन से अपने लिए नफरत दूर कर पाऊंगी। जो मैंने इनके साथ किया है क्यों नहीं भूल जाते हैं। तभी राहुल की बुआ राहुल चलो आगे आओ और दोनों लोग आरती की थाल पकड़ करके आरती करना प्रारंभ करो। रागिनी और राहुल दोनों लोग भगवान की आरती की थाल ले करके आरती करना प्रारंभ करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती पूरी होने के बाद रागिनी ने सभी को आरती दी। सभी लोग वहीं हाल में बैठ गए। राहुल की बुआ ने रागिनी और राहुल को अपने पास बैठाते हुए कहा रागिनी बेटा आपके पापा ने मुझे आपकी शादी में बुलाया था, क्योंकि वह मुझे शुरू से ही अपनी बहन मानते थे। उस नाते मैं जितना प्यार राहुल और नीति से करती हूँ उतना ही प्यार आपसे भी करती हूँ। परिस्थितियाँ चाहे जो भी रहें, पर अब आप दोनों की शादी हुई है और अब आप इस घर की बहू हैं। आपके ऊपर इस घर की और राहुल की सारी जिम्मेदारी है। मेरा राहुल दिल का बहुत भोला है, उसका हमेशा ख्याल रखना। और हाँ, आज शाम को मेरी ट्रेन है, 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, तो तुम राहुल के साथ जरूर आना। बुआ की बात सुन करके रागिनी ने सिर हिला करके हाँ में जवाब दिया। तभी दरवाजे पर मनीष खड़ा था, जो रागिनी को पग फेरे की रस्म पूरी करने के लिए लेने आया था। मनीष ने आते ही सबके पैर छुए और राहुल से गले मिला। बचपन से ही मनीष और राहुल की बहुत पटती थी। कहीं ना कहीं विजय जी की तरह मनीष भी यह सोचता था कि रागिनी की शादी राहुल से हो। नीति मनीष के लिए नाश्ता लगाने लगी और शिखा ने रागिनी से कहा बेटा जाओ तैयार हो जाओ, मनीष के साथ तुम्हें घर जाना है। बस 2 घंटे बाद राहुल को भेज रहे हैं, क्योंकि बुआ जी को भी निकलना है। उनके जाने से पहले राहुल तुम्हें लेकर के आ जाएगा। शिखा की बात सुन करके राहुल धीरे से बोला क्या चाची सामने से ही तो आना है। रागिनी पहले भी तो अपने आप ही आती थी, मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे इन सब चीजों में मत डालिए। शिखा जानते हो राहुल बेटा, सिर्फ सामने जाना है, पर पहले और अब में बहुत फर्क हो गया है। वह अब सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, बल्कि अब वह घर तुम्हारी ससुराल बन गया है। और रागिनी आज पहली बार मायके जा रही है, तो पहली बार विदा कराने दूल्हे को ही जाना पड़ता है। राहुल जी चाची कह करके मनीष से बात करने लगा। फिर कुछ देर बाद रागिनी तैयार होकर के आई तो राहुल एक नज़र देख करके उसको देखता ही रह गया। रागिनी और राहुल की नज़रें मिली तो राहुल ने तुरंत नज़रें फेर ली। मनीष के साथ रागिनी अपने घर गई और अपने पिता विजय जी और सीमा से मिले। उसकी भाभी प्रीति ने उसकी पसंद का नाश्ता बना करके रखा था। विजय ने रागिनी का हाथ अपने हाथ पर ले करके कहा बेटा जिस भी हालात में यह शादी हुई है उसमें तुम्हें ही निभाना है। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए उस लड़के से भी शादी करने को तैयार हो गया था जिसने तुम्हें धोखा दे दिया, पर मुझे मनीष और तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए हमेशा से राहुल
हम लोगों की पहली पसंद था। सीमा ने भी रागिनी को बहुत समझाया, राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बस अब तुम्हें अपने आप को उसके लिए बदलना होगा, पुराना सब कुछ भूल करके नई जिंदगी शुरू करनी होगी। बाद में रागिनी जब अपने कमरे में गई तो अपने पलंग पर बैठ करके बरबस रोने लगी, या सोच करके कि एक पल में ना जाने क्या से क्या हो गया। तभी उसकी भाभी प्रीति उसके पास आई और उससे बोली, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? अपनी भाभी की बात सुन करके रागिनी उनके गले लग गई और कहा, भाभी आपको मैंने वह वाली बात नहीं बताई थी ना, जब राहुल ने मुझसे नील से मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि नील राहुल को सही नहीं लगता था। पर मैं उस समय नील के प्यार में इस कदर अंधी थी कि मैंने राहुल के ऊपर हाथ उठाया था और उसे बहुत बुरा भला कहा था। या तो राहुल की अच्छाइयाँ हैं कि उसने न सिर्फ इस घर की इज्जत बल्कि मेरे पापा की जान भी बचाई है। राहुल बहुत अच्छा है, पर शायद मैंने उसको समझने में बहुत देर कर दी है। वह मेरी उस बात को भूल ही नहीं पा रहे हैं और नफरत करता है मुझसे, बहुत नफरत करता है। सबके सामने तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कमरे में तो वह मेरे सामने भी नहीं रहना चाहता। कल दोपहर में वह नीति के कमरे में सो गया और कल रात शायद चाची ने उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा तो मैं काउच पर लेटी थी और उसने पूरी रात कुर्सी पर बैठ करके बिता दी। मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे वह एक नजर देखता भी नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं हमारी शादी को, मैं कैसे क्या करूंगी भाभी? भाभी यह बात माँ पापा को मत बताना, आपके सिवा मैं अपने दिल की बात किससे कर सकती हूँ? आप ही बताओ मैं क्या करूँ? पापा को पता चलेगा कि मैंने राहुल के साथ क्या किया था तो वह मुझे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। प्रीति ने कहा, वक्त हर चीज का बहुत बड़ा इलाज है, बड़े से बड़े घाव भी वक्त बीतने पर भर जाते हैं। फिर जो तुमने किया है उससे राहुल क्या, उसकी जगह कोई भी होता तो उससे स्वाभिमान पर चोट पहुंचती। तुम सोचो, तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा करता तो तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचती ना, फिर उसकी नफरत तो जायज है। रागिनी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसको इतना प्यार दो कि उसकी नफरत प्यार में बदल जाए। और एक बात शायद तुम नहीं जानती हो, पर मुझे नीति ने बताई थी, राहुल तुम्हें बचपन से दीवानों की तरह प्यार करता है, पर तुम्हारा एक गलत कदम ने उसे प्यार को नफरत में बदल दिया। यह जो 7 फेरों का बंधन होता है ना, जो तुम्हारी मांग का सिंदूर है, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र है, उसमें बहुत ताकत होती है। रागिनी, चाह करके भी तुम और राहुल इस रिश्ते को झुठला नहीं सकते हो। उसके प्यार पर जो नफरत की पट्टी चढ़ी है उसको धीरे धीरे हटाओ। सच में ढेर सारा प्यार तुमको नजर आएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? और उसके परिवार को इस तरह अपना लो कि राहुल चाह करके भी तुमसे ना कह पाए। रागिनी, जी भाभी आप शायद ठीक कह रही हैं। प्रीति, अच्छा चलो अब तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, खा लो चल करके। लगभग 2 घंटे बाद शिखा और संजीव के बहुत जोर देने पर राहुल रागिनी को लेने उसके घर आया तो विजय जी, सीमा, मनीष और प्रीति ने उसका बहुत स्वागत किया। राहुल सबसे मिल करके रागिनी को लेकर के घर आ गया। थोड़ी देर बाद बुआ जी भी चली गई। राहुल उनको छोड़ने स्टेशन चला गया था। जब स्टेशन से लौट करके आया तो अपने कमरे में गया तो वह देखता है कि मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।